हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन .1 पर। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में हम करेंगे मौर्य वंश। कंप्लीट मौर्य वंश 25 क्वेश्चनों में हो जाएगा आपका। ध्यान से वीडियो को देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चंद्रगुप्त को संड्रोकोट्स किस विद्वान ने कहा था? आपके ऑप्शन है विशाखदत्त, दूसरा ऑप्शन है कौटिल्य, तीसरा ऑप्शन है जस्टिन, चौथा ऑप्शन है सेल्यूकस। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिन। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को संड्रोकोट्स कहा था तथा विशाखदत्त ने अपने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वर्सल कहा है, जिसका अर्थ होता था कि निम्न कुल में पैदा हुआ। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन काबुल, दूसरा ऑप्शन है श्रावण बेलगोला, तीसरा ऑप्शन है हेरात, चौथा ऑप्शन है मकरान। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रावण बेलगोला, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। यहीं पर चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय बिताया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है मेगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत बन के आया था? आपके ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, दूसरा ऑप्शन है कार्नेलिया, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज दरबारी बन के आया था और मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका। और तथा सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तथा कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, जिसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ था। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। अमित्रघात या शत्रु विनाशक किस मौर्य शासक का उपनाम था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा ऑप्शन है भद्रबाहु। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, उसी का नाम अमित्रघात या शत्रु विनाशक था। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन आजीवक, दूसरा ऑप्शन है सनक संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन है बरकरी, चौथा ऑप्शन है वैष्णव संप्रदाय। तो इसका आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय। तो साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो इसके प्रवर्तक थे मखलीपुत्र गोसल, तथा सनक संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्क थे, तथा बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक नामदेव थे, तथा वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुज थे। आपको ये भी याद रखना, पूछ ली जाती है कई बार। चलिए सातवां क्वेश्चन करते हैं। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत बन के आया था? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है मेगस्थनीज, दूसरा ऑप्शन है डाइमैक्स, तीसरा ऑप्शन है डियानीसियस, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइमैक्स। डाइमैक्स को एंटियोक्स प्रथम ने भेजा था और वो बिंदुसार के दरबार में राजदूत बन के आया था और इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता था। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने किस शासक को 16 राज्यों का विजेता बताया है? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को तारानाथ ने 16 राज्यों का विजेता बताया था। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? आपके ऑप्शन है अवंती, दूसरा ऑप्शन है कलिंग, तीसरा ऑप्शन है उत्तरापत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवंती। अवंती राष्ट्र के अशोक राज्यपाल थे राजगद्दी पर बैठने से पहले। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दसवां क्वेश्चन है किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया है? आपके ऑप्शन है भारवू अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है अहरोरा अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है कनगनहल्ली अभिलेख और चौथा ऑप्शन है सोहगोरा अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा भारवू अभिलेख। भारवू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया तथा कनगनहल्ली अभिलेख में अशोक का नाम राणियों अशोक लिखा हुआ मिला है तथा सोहगोरा अभिलेख में भारत में पहला अकाल पड़ा था उसके बारे में बताया गया है। आपको ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया है? आपके ऑप्शन है भारवू अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है अहरोरा अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है भीतरी अभिलेख, चौथा ऑप्शन है मंदसौर अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा अहरोरा अभिलेख। अहरोरा अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा स्वयं को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया था तथा भीतरी अभिलेख में भारत पर हुए पहले हूण आक्रमण का वर्णन है तथा मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों का वर्णन किया गया है। आपको ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्वेश्चन। ग्रीक व अरमाइक भाषा में लिखा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी अशोक ने जो लिखे थे वो जो ग्रीक व अरमाइक भाषा में कहाँ से प्राप्त हुए? आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है शाहवाजगढ़ी,
तीसरा ऑप्शन है मनसेहरा, चौथा ऑप्शन है भारत से। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो ग्रीक या अरमाइक भाषा में है तथा शाहबाज गढ़ी व मनसेहरा जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए वो खरोष्टी लिपि में है तथा इसके बाद बच्चे जो संपूर्ण भारत में प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट आपको। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की थी? आपके ऑप्शन है पादरेटी फेनथेलर, दूसरा ऑप्शन है जेम्स प्रिसेप, तीसरा ऑप्शन है एपियनस, चौथा ऑप्शन है प्लूटार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेख पढ़े थे तथा पादरेटी फेनथेलर वह व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी तथा एपियनस ने चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है पहले से, दूसरा ऑप्शन है चौथे से, तीसरा ऑप्शन है 13वें से और चौथा ऑप्शन है 12वें अभिलेख से। तो इसका आंसर हो जाएगा 13वें अभिलेख से। 13वें अभिलेख से कलिंग विजय का वर्णन प्राप्त हुआ है तथा पहले अभिलेख से इस पहले अभिलेख में ऐसा बोला गया पशु बलि की निंदा की गई है तथा चौथे अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है तथा 12वें अभिलेख में महिला महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में लिखे गए हैं? आपके ऑप्शन है ब्राह्मी, दूसरा ऑप्शन है खरोष्टी, तीसरा ऑप्शन है ग्रीक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना स्तंभ लेख सभी स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और ये 6 अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए 16वां क्वेश्चन करते हैं। मौर्य काल में उत्तरापद की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है उज्जैनी, तीसरा ऑप्शन है तोसली, चौथा ऑप्शन है सुवर्णगिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी तथा उज्जैनी अवंती राष्ट्र की राजधानी थी तथा तोसली कलिंग की राजधानी थी तथा सुवर्णगिरी दक्षिणापद की राजधानी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है चारों, ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? आपके ऑप्शन है रुम्मीदेही अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है 7वां अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है दूसरा अभिलेख, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुम्मीदेही अभिलेख है, आपको याद रखना है तथा अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख 7वां अभिलेख है, ये भी आपको याद रखना है। उपदा परीक्षण किया जाता था। पहला ऑप्शन है पुरोहित के लिए, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री के लिए, तीसरा ऑप्शन है आर्यपुत्र के लिए, चौथा ऑप्शन है पौर के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरोहित। पुरोहित के लिए उपदा परीक्षण किया जाता था, यानी उनके चरित्र का परीक्षण किया जाता था तथा पौर नगर के कोतवाल को बोलते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। मौर्य काल में प्रशासकों की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? आपके ऑप्शन है गोप, दूसरा ऑप्शन है समाहर्ता, तीसरा ऑप्शन है संधिदाता, चौथा ऑप्शन है एग्रोनोमाई। तो इसका आंसर हो जाएगा गोप। गोप 10 राज्यों का प्रशासक होता था तथा समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता समाहर्ता कहलाता था तथा संधिदाता कोष का अध्यक्ष संधिदाता कहलाता था तथा चौथा ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट एग्रोनोमाई, ये मार्ग निर्माण का अध्यक्ष होता था। आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है गुड पर्सन, दूसरा ऑप्शन है चर, तीसरा ऑप्शन है एक व दो दोनों तथा चौथा ऑप्शन है महामात्य सर्प। तो इसका आंसर हो जाएगा एक व दो दोनों, यानी गुड व चर पर्सन दोनों ही गुप्तचर को कहा जाता था तथा गुड जो गुप्तचर जिसके अधीन आते थे वो होता था महामात्य सर्प, ये भी याद रखना है। चलिए 21वां क्वेश्चन करते हैं। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है सीता, दूसरा ऑप्शन है अदेव मातृक, तीसरा ऑप्शन है द्रोण, चौथा ऑप्शन है राजुक। तो इसका आंसर हो जाएगा सीता। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था तथा अदेव मातृक उस भूमि को कहा जाता था जहाँ पर बिना वर्षा अच्छी खेती होती थी, ये भी याद रखना है। तथा द्रोण होती थी अनाज को मापने की इकाई, वह द्रोण कहलाती थी। तथा चौथा और इम्पोर्टेंट राजुक मौर्य काल में न्यायाधीश को बोला जाता था। चलिए 22वां क्वेश्चन करते हैं। नंदवंश का विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त ने किस राजा की सहायता ली थी? आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन प्रवर्तक, दूसरा ऑप्शन भद्रसर, तीसरा ऑप्शन खल्लाटक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवर्तक। प्रवर्तक कश्मीर के राजा था और चंद्रगुप्त ने इसकी सहायता नंदवंश का विनाश करने के लिए ली थी। तथा एक आपको इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना, खल्लाटक बिंदुसार की 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद हुई थी जिसका ये प्रधान था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है सिंहसेन, दूसरा ऑप्शन पुष्यमित्र, तीसरा ऑप्शन है बृहद्रथ और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बृहद्रथ, किसी भी वंश का प्रथम और अंतिम राजा इंपॉर्टेंट होता है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, तथा सिंहसेन बिंदुसार को भी कहा जाता था और जैन ग्रंथों में कहा गया है। चलिए 24वां क्वेश्चन करते हैं। अशोक के किस शिलालेख में घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? आपके ऑप्शन है प्रथम पृथक शिलालेख, दूसरा ऑप्शन है सार्यकुन्ना अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है रानिका अभिलेख, चौथा ऑप्शन है सोहगोरा अभिलेख। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तथा सार्यकुन्ना, जिसे कंदाहार अभिलेख भी बोलते हैं, ये ग्रीक या अरमाइक भाषा में लिखा हुआ है। रानिका अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को रानिका अभिलेख भी बोलते हैं। चलिए 25वां क्वेश्चन करते हैं। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन मंदसौर, तीसरा ऑप्शन वैशाली, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार स्थित है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मौर्य वंश इसमें कंप्लीट हो गया।